बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरिफीन, आपका टीचर। और आज इंशाल्लाह हम इन क्वेश्चंस को जो लेकर चले थे, आज इंशाल्लाह इसका एक तो आखिरी दिन भी है और आज ज़रा सी स्पीड लगाऊंगा मैं तेज़ तेज़ और जल्दी से ही ख़त्म कर दूंगा। ओके। देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है आपके पास 100 माइक्रोकूलम का। याद रहे चार्ज के जो यूनिट्स हैं वो कूलम्स हैं, माइक्रोकूलम्स हैं, वगैरह वगैरह। तो माइक्रो जो है वो प्रीफिक्स है। माइक्रो की कीमत होती है एक्सपोनेंट -6। तो 100 एक्सपोनेंट -6 कूलम का चार्ज आ गया एक आपके पास। और दूसरा जो चार्ज है वो है 16.9 माइक्रोकूलम। और इन दोनों चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 13 सेंटीमीटर का। फोर्स फाइंड करनी है भाई। तो फोर्स फाइंड करने के लिए आपके पास ऑप्शन, वो कहते हैं व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? 9 एक्सपोनेंट 7 न्यूटन, 900 न्यूटन, 90 न्यूटन और 9 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन। तो देखो आपके पास चार्ज मौजूद है, डिस्टेंस मौजूद है, आपको फोर्स चाहिए। आपको फोर्स इस चैप्टर में दो फार्मूलों से मिल सकती है। एक F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, एक फार्मूला। दूसरा है E इज इक्वल्स टू F ओवर Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स ओवर चार्ज के। एक ये दोनों फार्मूले। अब इनमें से सूटेबल कौन सा है, लगेगा कौन सा, ये मैटर करता है। आपके पास डेटा कौन सा है? तो मेरे बच्चों देखो, तुम्हारे पास दो चार्ज मौजूद है और डिस्टेंस मौजूद है। याद रहे E इज इक्वल टू F ओवर Q में डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं होती है ना। लेकिन यहाँ पर आपको डिस्टेंस गिवन है, लिहाजा आपके पास फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तमाम चीज़ें हमारे पास हैं, निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। आपने याद रखिएगा, मैं अब आज तो खैर आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ सारे बच्चों को कि जब भी आप फार्मूले में पुट करेंगे हमेशा एसआई यूनिट ही पुट करेंगे। और फार्मूला जो आपको आंसर देगा वो भी एसआई यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो चूंकि एसआई यूनिट्स माइक्रोकूलम नहीं है, चार्ज के कूलम है, तो आप उन्हें कन्वर्ट कर कर लिखेंगे। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही लिख दिया, Q1 की जगह 100 एक्सपोनेंट -6 और Q2 की जगह 16.9 एक्सपोनेंट -6 लिख दिया। और सेंटीमीटर, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर नहीं होता मेरे भाई, मीटर होता है। तो 13 सेंटीमीटर 13 एक्सपोनेंट -2 हो गया। और चूंकि आर का स्क्वायर था लिहाजा मैंने उसका स्क्वायर ले लिया। अब देखो यहाँ पर जो कीमतें मैंने पुट की हैं, 100 माइक्रोकूलम को यहाँ लिखा, माइक्रो हटा दिया, एक्सपोनेंट -6 लिख दिया। इसी तरह से 13 सेंटीमीटर जो डेटा में से मैं पिक कर रहा हूँ, 13 एक्सपोनेंट -2 लिख दिया। और चार्ज Q2 की जगह Q2 की कीमत लिख दी मैंने। अब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करना है। और जैसे ही मैं इसे कैलकुलेट करता हूं मेरे पास ऑप्शन बी जो है वो हिट हो जाता है, 900 न्यूटन इसका आंसर आएगा, यानी करेक्ट आंसर 900 न्यूटन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। व्हेन करंट ऑफ एन 1 एम्पियर इज फ्लोइंग अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकंड, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विल बी 1 माइक्रोकूलम, 1 कूलम, 2 कूलम और 2 माइक्रोकूलम। देखो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर करंट 1 एम्पियर बह रहा है किसी भी तार में से और 1 एम्पियर गुजरने के लिए जो टाइम ले रहा है वो 1 सेकंड है, तो चार्ज क्या होगा? देखो एक यूनिवर्सल फार्मूला है, Q इज इक्वल्स टू IT। इस चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल हल करते हुए अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे Q इज इक्वल्स टू IT और Q इज इक्वल्स टू NE। ये दोनों फार्मूले आपने पढ़ने हैं। तो Q इज इक्वल्स टू IT 9th 10th में भी आपने पढ़ा था गालिबन, यानी चार्ज बराबर होता है करंट के टाइम्स टाइम के। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू IT आ गया।
आपको चार्ज फाइंड करना है डेटा में, क्वेश्चन के अंदर करंट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, आपको चार्ज फाइंड करना है, तो डेफिनेटली इस फार्मूले से आप कर लेंगे, Q इज इक्वल टू आई टी से। आप आई की जगह आई की कीमत पुट करें ना 1 एम्पियर, और टाइम की जगह 1 सेकेंड पुट करें। क्यों? उन्होंने कहा यही है कि इन 1 सेकेंड। फिर वो अब जब आप इसे हल करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप फार्मूले में पुट करते हैं तो एसआई यूनिट्स करते हैं, और फार्मूला जो आपको आंसर देता है वो भी एसआई यूनिट देता है। तो देखो यहाँ पर दो आंसर सही हो सकते थे ना, दोनों का आंसर 1 है, ए ऑप्शन भी बी ऑप्शन भी, है ना, दोनों सही हो सकते थे, दोनों का आंसर 1 है। लेकिन मेरे भाई क्यों में चूंकि आपने एसआई यूनिट्स पुट किए हैं, लिहाजा आंसर भी एसआई यूनिट्स ही पर मुश्तमिल होगा, यानी कूलम पर। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी 1 कूलम। ठीक हो गई बात? ओके, चलो। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, जो फोर्स है पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, अभी मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया था, एफ ओवर क्यू। फोर्स पर यूनिट चार्ज को कैसे लिखोगे? ये जो पर की लफ्ज मैं बोलता हूं, पर का मतलब क्या होता है कि वो क्वांटिटी जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की जगह पर आती है। तो एफ ओवर क्यू ही लिखूंगा ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज को एफ ओवर क्यू। तो एफ ओवर क्यू किसके बराबर होता है? एफ ओवर क्यू किसके बराबर होता है? कौन सा बच्चा बताएगा? एफ ओवर क्यू किसके बराबर होता है मेरे भाई? सुन रहे हो? हाँ, 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 सही कह रहे हो। हाँ, गुड, 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 सही हो गया, सही हो गया। एफ ओवर क्यू बराबर होता है ई के। तो इसका मतलब, ओ सॉरी, ओहो, गड़बड़ हो गई ना। पकड़ो गड़बड़ क्या की है मैंने। अरे भाई, ई लिखना था, एफ लिख दिया, है ना। लेकिन बात तो समझ आ गई ना, ई बराबर है एफ ओवर क्यू के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर है एफ ओवर क्यू के। अब देखो, वो कह रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज किसके बराबर है? अरे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है, इलेक्ट्रिक वोल्ट के बराबर है। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स ओवर चार्ज की। यानी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना जरा भी मुश्किल नहीं है, बस उसकी स्टेटमेंट को देखना होता है, उसकी स्टेटमेंट को समझना होता है, बस फिर काम बहुत आसान हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा जल्दी से हल हो गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। देखो, गड़बड़ हो गई छोटी सी। ओके, आंसर पे लगाया ही नहीं। चलो, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस physically exist around the charge physically exist only near the charge physically exist everywhere are imaginary। ओके, आंसर तो मैंने छुपाना याद ही नहीं रहा मुझे। चलो, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इमेजिनरी क्यों होती है। देखो, असल में माइकल फेराडे ने ये एक कॉन्सेप्ट दिया था कि, वैसे हमें पता था कि वेयर देयर इज अ चार्ज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है एक चार्ज के इर्द गिर्द। मिसाल के तौर पर आप देखें, जब बचपन में ब्रेक में खूब घूमा करते थे, खेला करते थे, दौड़ा करते थे, मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ। तो गर्मियों में जब आप खूब खेलते, भागते, दौड़ते, उछलते, कूदते, और फिर पसीने में शराबूर होकर वापस क्लास में आकर बैठते थे, या आपके दोस्त ऐसा करते थे, तो जो आप उनके पास बैठे हुए होते थे, तो उनके अंदर से गर्मी के भपके उठते हुए महसूस नहीं होते थे आपको? एक हीट सी आती हुई महसूस नहीं होती थी आपको? असल में बिल्कुल इसी तरह से एक चार्ज के गिर्द भी एक फील्ड होती है। उसे रिप्रेजेंट कैसे करना था, बच्चों को, लोगों को पढ़ाना कैसे था, किताबों में कैसे लिखना था, इसका कॉन्सेप्ट असल में माइकल फेराडे ने दिया था। उसने कुछ लाइंस बनाकर बताया था कि ये देखो, ऐसे ये फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। वो हम पता चली बच्चे क्या कह रहे हैं।
ओके ओके, हाँ ये सही हो गया। मेरे बच्चों अब मैं बोल ही नहीं रहा, मेरी बेटी आवाज कहाँ से आएगी, डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने बोलना बंद कर दिया। अब मेरी आवाज और तस्वीर उम्मीद है सारे बच्चों को आ रही होगी। तो अब जो हाँ मैं ये बात कर रहा था कि जो लाइंस होती हैं असल में वो एग्जिस्ट नहीं करती, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। असल में चार्ज के इर्द गिर्द छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं और उनकी स्ट्रेंथ ताकतवर होती है जब वो चार्ज के करीब हो, जैसे जैसे वो चार्ज से दूर जाती है उनकी स्ट्रेंथ कमजोर होती चली जाती है। इस कॉन्सेप्ट को माइकल फेराडे ने यूज किया और बताया हमें कि इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी ये इमेजिनरी लाइंस होती है। जब मैं पॉजिटिव चार्ज लगाकर बोर्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखता हूँ और एरोज दाएं बाएं ऊपर नीचे लगा देता हूँ और एरोस की डायरेक्शन आउटवर्ड कर देता हूँ और ये कहता हूँ कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो असल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो मैंने लगा दी और आपको समझाने के लिए लगाता हूँ कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो वर्क करती हैं और इस तरह से बाहर की तरफ जो है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती चली जाती है। हकीकत में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, किसी किस्म के एरोस नहीं होते, किसी किस्म की लाइंस नहीं होती, ये जस्ट इमेजिनरी होती हैं। और हमें माइकल फेराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आप इस तरह से एरोस लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मौजूदगी को शो कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने दोस्त को जमीन पर समझा रहे होते हैं, अपने घर का एड्रेस दे रहे होते हैं कि ये मेरा घर है, जमीन के ऊपर लकीरें लगाई और कहा कि ये मेरा घर है और ये रोड जा रहा है, हालांकि वहां पर कोई घर नहीं होता, कोई रोड नहीं जा रहा होता, लेकिन जमीन पर लाइनें खींचकर आपकी मुराद कुछ और होती है ना। बिल्कुल इसी तरह से लाइनें खींचकर चार्ज के गिर्द हमारी मुराद भी कुछ और होती है। लाइनें असल में एग्जिस्ट मौजूद ही नहीं होती, ये तो हमने जस्ट एक दूसरे को समझाने के लिए, बात करने के लिए ऐसा कर रखा होता है। ठीक है, ओके। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इफ ए क्लोज्ड सरफेस, अब हमारे पास जो सरफेस है वो क्लोज्ड हो गई, कंटेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सवाल का जवाब ये रहा, कंटेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी एक तो अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, और दूसरा उनकी स्ट्रेंथ भी सेम है। यानी एक 2 कूलम है तो दूसरा भी 2 कूलम होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, एक +2 कूलम है एक -2 कूलम होगा। अब उनको एक ही जगह पर रख दो तो आंसर क्या आएगा, उसका आंसर तुम्हारे पास ए बी सी डी में मौजूद है। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना। तो एक तो इक्वल है, दोनों 2 2 है, और अपोजिट है तो एक पर प्लस है एक पर माइनस है ना। तो इसको फर्ज करो कि ये आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के अंदर आपने एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो फ्लक्स को अगर मैं कहूं अपने बच्चों से कि मेरे बेटे फ्लक्स को डिफाइन करो, तो कैसे करोगे? फ्लक्स को डिफाइन करने का तरीकाकार क्या है? फ्लक्स को की डेफिनेशन ही सुना दो। हाँ, फ्लक्स की डेफिनेशन ही सुना दो, काम हो जाएगा। Number of lines passing through certain area, number of lines passing through certain area, very good, सभी horizontal, शाबाश। लो जी, तुम्हारा नाम मैंने पहली दफा पढ़ा आज। जवाब ही तुमने पहली दफा दिया, आई थिंक। नंबर ऑफ लाइंस, ओके ओके ओके, सही कह रहे हो। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, यानी नंबर ऑफ लाइंस किसी एरिया में से पास करती हैं तो फ्लक्स आ जाता है। देखो
अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को देखें तो चूंकि स्ट्रेंथ में दोनों चार्ज बराबर है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों बराबर है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से जितनी लाइंस निकलेगी बाहर की तरफ वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइंस हैं, इनमें से 3 लाइंस तो चली जाएंगी नेगेटिव चार्ज में। अगर आपको याद हो, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को जब सामने लाया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर हो जाती हैं, ऐसे ही है ना। तो इन मानों में 1 2 3 4 5 लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज की बाहर की तरफ निकलेंगी और इस एरिया को क्रॉस कर जाएगी, तो फ्लक्स आ जाएगा पॉजिटिव। क्या फ्लक्स है? मान लो 5 लाइन दाखिल हो रही है, फ्लक्स का जो क्वांटिटी है वो है 5। अब नेगेटिव की तरफ आ जाओ, क्योंकि ताकत में ये भी बराबर है तो इसकी भी बाहर वाली 5 लाइंस जो है वो इस लाइन में से, इस सरफेस में से अंदर आएगी, तो ये भी -5 हो गया, तो +5 और -5। अब मैं इसे आसान अल्फाज में कहता हूं कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस सरफेस एरिया में से बाहर जा रही हैं पॉजिटिव की वजह से, उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर आ रही हैं। लिहाजा बाहर जाने वाली लाइंस और अंदर आने वाली लाइंस की तादाद चूंकि सेम है, लिहाजा यहाँ पर जो फ्लक्स है वो 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी 0। तो आंसर मेरे बच्चों इसका 0 है। उसकी वजह कि जितना पॉजिटिव फ्लक्स बाहर निकल रहा है उतना ही नेगेटिव फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है, लिहाजा दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 0 आंसर है आपका। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज एन अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलम, कूलम मीटर। ओके, देखो अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक यूनिट्स आपने पढ़े, क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बताना मेरे बच्चों, मैं भूल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला तो बताओ जरा। नहीं पता, मुझसे पूछिए। हाँ सही कह रहे हो, एफ ओवर क्यू, एफ ओवर क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर, वेरी गुड, शाबाश, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही। और अच्छा चलो, जो तुमने लिखा एफ ओवर क्यू, अब एफ के यूनिट्स तो हो गए ना न्यूटन, हाँ एफ के यूनिट्स तो हो गए न्यूटन और चार्ज के यूनिट्स हो गए कूलम, न्यूटन पर कूलम। अमीर हमजा बिल्कुल सही पहुंचे, न्यूटन पर कूलम इसके यूनिट्स हो गए, लेकिन यहाँ पर वो मैच ही नहीं कर रहे यार। वो कह रहे हैं कि एक और यूनिट्स भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। अब यहां पर अगर नन ऑफ दीज होता तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाता, है ना, बड़ा आसान हो जाए, लेकिन नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी नहीं है, इसका मतलब है इनमें से कोई एक सही है। अरे भाई कैसे सही है? चलो ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक यूनिट्स तो वही हो गए जो अमीर हमजा ने बताए, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, लेकिन एक और यूनिट्स भी होते हैं। कौन से होते हैं? देखो जब मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया तब मैंने ये बताया था कि अगर तुम्हें परेशान कर रहे हैं यूनिट्स के, इस चीज के यूनिट्स क्या होंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उसके यूनिट्स उस फार्मूले में से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी, कोई इशू नहीं होगा। हाँ, ओके, तो देखो हमारे पास एक फार्मूला V इज इक्वल्स टू ई डी भी तो होता है ना। V इज इक्वल्स टू ई डी कहाँ पढ़ा था ये फार्मूला? जल्दी बताओ, बुक नहीं खोलनी, जल्दी बताओ। V इज इक्वल्स टू ई डी कहाँ पढ़ा था? 10 तक गिनूंगा मैं। हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट में, वेरी गुड, V इज इक्वल्स टू ई डी पोटेंशियल ग्रेडियंट नामी टॉपिक में आपने पढ़ा था। अच्छा V से क्या मुराद है? अरे भाई V से मुराद पोटेंशियल है, E से मुराद क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और D से क्या मुराद है? यहाँ पर D से, D से क्या मुराद है? D, 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 डॉक्टर, D फॉर डॉक्टर, डी डिस्टेंस, शाबाश
शाबाश, डी से डिस्टेंस। ओके, मैं इस फार्मूले को बैलेंस कर रहा हूं और इसमें से यूनिट्स निकालते हैं। देखो ई बराबर आ गई वी ओवर डी के। अब वी की जगह वोल्ट लिखो, डी की जगह मीटर लिखो, तो वोल्ट पर मीटर इसका करेक्ट आंसर नहीं आ गया। जस्ट इसमें यूनिट्स लिखोगे और आपका आंसर जो है वो मैच कर जाएगा ऑप्शन सी से, यानी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज के एक से ज्यादा यूनिट्स मुमकिन है, और हर यूनिट डिपेंड करेगा अपने फार्मूले पर। जिस तरह का फार्मूला होगा उस तरह से आपके पास जो है उसके यूनिट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 यूनिट्स पॉसिबल हैं, एक वोल्ट पर मीटर और एक न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट है, न्यूटन पर कूलम भी एक यूनिट है। ओके, 21वां क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज ये आपने पोटेंशियल फाइंड करना है और डिस्टेंस आ गया और चार्ज भी मौजूद है। देखो पोटेंशियल का फार्मूला कौन सा होगा? वैसे तो हमने V = ED भी चलेगा, अभी तो पढ़ा V = ED, पोटेंशियल बराबर है E और D के। अब यहाँ पर D से मुराद डिस्टेंस तो मौजूद है 50 सेंटीमीटर, लेकिन क्यों मौजूद है, E मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि V = ED फार्मूला एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो यहाँ पर सूट नहीं करता, इसमें मौजूद डेटा से मैच नहीं कर रहा। हमने एक और फार्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का। देखो, मैंने जब ये 3 फार्मूले ड्राइव किए थे तब आपको ये बताया था कि कहीं ये फार्मूले आपको परेशान न करें। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F का फार्मूला था। E बराबर था 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर Q 1 हो गया था, लेकिन V 1/4πε0 Q/r। ओके, लो ये फार्मूला V किसके बराबर है? 1/4πε0 Q/r के। ठीक है, याद आया? अब यहाँ पर V में F की बात अगर करो तो Q1 Q2/r² होता था। E की बात करो तो Q/r² होता था, लेकिन V में Q/r है। ढूंढ लो, पोटेंशियल नामी टॉपिक में ये मौजूद होगा फार्मूला। V बराबर है 1/4πε0 Q/r। r² नहीं भाई, r² नहीं, r। ठीक है, मिल गया? पता नहीं क्या पेज नंबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये वहां पर फार्मूला मिल जाएगा। हमने बनाया भी था ये फार्मूला, ड्राइव भी किया था, पूरी लंबी सी डेरिवेशन थी इसकी। भूल जाते हो तुम लोग। पेज नंबर 18 पर। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा मेरे बच्चों, कंफ्यूज करेंगी तो मैं ये 3 बातें F, E और V, इनके फार्मूलों की शुबाहत जो शक्ल है वो एक जैसी है। 1/4πε0 तो कॉमन है सब में। एक में F में आता है Q1 Q2/r², E में आता है Q/r² और V में आता है Q/r। देखो यहाँ पर मौजूद तमाम चीजें मौजूद है, Q भी मौजूद है, R भी मौजूद है। 1/4πε0 की कीमत तो हमें पता है ना? ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें इसकी कीमतें पुट कर देते हैं। 1/4πε0 को मैंने वैसे ही लिख दिया, आप 9 एक्सपोनेंट 9 लिख दीजिएगा। Q चार्ज 5 माइक्रोकूलम था मेरा बच्चा, क्वेश्चन में माइक्रोमीटर लिख दिया गलती से, माइक्रोकूलम था। 5 माइक्रोकूलम यानी 5 एक्सपोनेंट -6, और डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर यानी 50 एक्सपोनेंट -2। अब जैसे ही आप इसे हल करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो मैच करेगा सी ऑप्शन से, यानी 9 एक्सपोनेंट 4 वोल्ट्स। यहाँ तक उम्मीद है आप सारे बच्चों को बात बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। विच वन इज करेक्ट? अरे भाई देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जोर में, ये सारे आंसर सही हैं आपके। इसे कन्वर्ट करके देख लेना।
मेगा में, गीगा में, जूल में, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी। आपको आपसे आराम से प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस को हटाना है और कीमतें लगानी है तो सारे के सारे मैच कर जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। 23 द अर्थ पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज, हमारे जो जमीन का पोटेंशियल होता है, याद रहे हमारी जमीन पर चार्ज है। जब मैं पढ़ा रहा था तब भी आपको बताया था हमारी जमीन पर चार्ज है। कितना है ये नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। उसके लिए देखो एक पॉजिटिव चार्ज की ताकत कितनी है आप तब तक नहीं मालूम कर सकते जबकि उसके करीब एक नेगेटिव चार्ज ना आए। ठीक है, तो जमीन के ऊपर भी पोटेंशियल होता है और जैसे जैसे अर्थ वायरिंग हम लगाते हैं, अर्थ की वायर अपने घरों में, तो वो करंट जितना भी आपकी वॉशिंग मशीन में आ रहा होता है वो सारा का सारा जमीन में चला जाता है अर्थिंग के जरिए। आसमान पर बिजली कड़कती है, कम कड़की कल परसों, है ना, वो जब गिरती है जमीन पर तो कहाँ जाती है, अरे जमीन के अंदर चली जाती है। नतीजे में उसका पोटेंशियल वेरी करता रहता है। लेकिन चूंकि हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं और कैलकुलेशन के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, हम उसे जीरो कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने दौड़ लगानी है, भागना है, तो आप कोई भी एक लाइन लगाएंगे और कहेंगे यहाँ से जीरो है। अरे भाई वहां से जीरो थोड़ी होता है ना। लेकिन तुम सिर्फ अपनी सहूलत के लिए, वरना अगर वहां पर जीरो नहीं हो तो फिर भागोगे कहाँ से, है ना। जीरो ढूंढते ढूंढते पूरी दुनिया का चक्कर लगा लोगे तो फिर जीरो नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से तुम्हें एक लाइन लगानी पड़ेगी और उसे जीरो मानना पड़ेगा, फिर वहां से तुम अपनी दौड़ शुरू करोगे। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह से हम कंसीडर करते हैं, होता नहीं है, हम मान लेते हैं कि जमीन का पोटेंशियल जीरो है। हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है, जाहिर है कोई चीज जीरो मानेंगे तो वहां से कैलकुलेट करेंगे ना, ऐसे ही है ना। तो कोई ना कोई जीरो पॉइंट तो होना चाहिए। तो जमीन का पोटेंशियल चूंकि जीरो नहीं होता, कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, लेकिन चूंकि हमें अपनी कैलकुलेशंस करनी होती है लिहाजा हम मान लेते हैं कि जमीन का जो पोटेंशियल है वो जीरो है और फलानी तार में जमीन की निस्बत इतना ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि जमीन का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, ओके, लो जी मेरे बच्चों, खत्म करते हैं आज का टॉपिक। दो क्वेश्चन रहते हैं। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल वही है, कौन सा, जो अभी हमने पढ़ा, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R। आपके पास डिस्टेंस भी है, आपके पास चार्ज भी है, इनमें से आंसर क्या होगा। अरे भाई बहुत आसान है, उसी को कॉपी करना है, वैल्यूज चेंज करनी है। 2 माइक्रो कूलम की जगह 2 एक्सपोनेंट 6 -6 कूलम लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर की जगह 20 एक्सपोनेंट -2 लिखेंगे। जैसे ही लिखेंगे देखो ना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R। क्यों लगा रहा हूँ, V = ED भी तो लगा सकता था ना, लेकिन V = ED नहीं लगा पाया। उसकी वजह डेटा में मौजूद ही नहीं है वो कीमतें, तो डेटा के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा जो वहां पर अपना वर्क कर पाए। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें कीमतें पुट करता लाता हूँ, आंसर 9 एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन ए फील्ड ऑफ एक्सपोनेंट 8 न्यूटन पर कूलम विल बी। अब ये न्यूटन पर कूलम क्या चीज है, अभी तो बताया आप सब बच्चों ने। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना। F चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज की कीमत ना भी गिवन हो तो आपका काम चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर या किसी भी चार्ज पर जो चार्ज आता है वो आता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। तो आपके पास चार्ज भी है, E भी है, F फाइंड करना है ना। तो
तो बड़े आराम से E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू के फार्मूले से ये बातें आ जाएंगी। उसकी वजह ये कि डेटा में यही चीज़ें तो हैं, तो यही चीज़ हम लगाएंगे, क्यू उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आया, मैच करना चाहिए 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन से। हमारे क्वेश्चंस हो गए ख़त्म। आपने ध्यान से पढ़ना है। ये जो जितने भी लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड हैं, नेट पर मौजूद हैं, पता नहीं कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा, गूगल क्लासरूम में जाकर कहीं से निकाल लेते हैं। तो आपने ये लेक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपसे 17-15 को आपसे मुलाकात होगी। और अपना ख्याल रखिएगा, टाइम ना ज़ाया कीजिएगा। जितनी मेहनत से हमने पढ़ा, ऐसा ना हो कि आपको 15 दिन में सारा कुछ भूल जाए। तो पढ़ते रहिएगा, लेक्चर्स रिवाइज करते रहिएगा, ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखकर एक दफ़ा फिर से टिक लगाना और कैलकुलेट खुद से करके टिक लगाना, ताकि पता चले कि आपके अब नंबर 6 नहीं आए, 25 आए हैं। ठीक है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। कैसे आज तो